मूविंग टूवर्ड्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि नंबर 3 पर आता है, जिसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। ये ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर क्या करता है? ए क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स एन ऑर्बिटल या डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनके बारे में सिंपल सी लाइन याद रख लीजिएगा। सेम एनर्जी ऑर्बिटल, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो ये कहलाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स आर ऑफ हैविंग सेम एनर्जी। कैसे सेम एनर्जी? आइए डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअली क्या डिस्क्राइब करता है? जिस तरह हर क्वांटम नंबर में कोई चीज एक्चुअली डिस्क्राइब हो रही है, तो ये 3 डायमेंशनल वेव लाइक मोशन तो बताता है, बट अलॉन्ग एक्स वाई एंड जी एक्सिस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस, यानी कि एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में इलेक्ट्रॉन की जो ओरिएंटेशन है वो कैसे रीओरिएंट होती है, इस चीज का कॉन्सेप्ट देने वाला कौन सा क्वांटम नंबर है? ऑफ कोर्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डिस्क्राइब करता है डीजेनरेसी ऑफ द ऑर्बिटल, जैसा कि मैंने बोला सेम एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स के क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करता है। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोशन, बड़ा मजेदार सवाल है। सवाल में जब भी बच्चों से पूछना डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोशन बताने वाला क्वांटम नंबर कौन सा था, मोस्टली होता है स्पिन क्वांटम नंबर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अरे नहीं, डायरेक्शन ऑफ द मोशन अराउंड डिफरेंट एक्सिस जब कह दे तो समझ जाओ ओरिएंटेशन की बात हो रही है। सिंपल डायरेक्शन के स्पिन क्वांटम नंबर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप देखो वो भी डायरेक्शन नहीं होती, वो भी डायरेक्शन ऑफ स्पिन होती है। यहां पे है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन ऑन डिफरेंट एक्सिस, यानी कि ओरिएंटेशन की बात हो रही है। तो ऑफ कोर्स अभी मैं ऊपर लिख के क्या आया हूं इसको, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। तो ये ओरिएंटेशन के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है ये कौन देता है? ऑफ कोर्स ये देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बला क्या है, आइए जरा इसके ऊपर देखते हैं। इसको लेटर m के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और बाद जगहों पे m के साथ l भी आ जाता है। l जो है वो एजीमुथल को शो कर रहा है क्योंकि एजीमुथल से डिराइव होता है। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, बात हो चुकी है। m की वैल्यूज देखिए 0 +, -1 +, -2 +, -3, इसका मतलब है +, -0 सारा कुछ आ रहा है तो इसको इंटीजर्स कह देना चाहिए। ये भी MCQ है। वैल्यू नेगेटिव हो सकती है लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, और इसकी वैल्यू L की वैल्यू से डिराइव की जाती है। तो ये रहा फॉर्मूला m = L ± के साथ। अब क्या तय करूं फिर कि n की वैल्यू L की वैल्यू से ज़्यादा होती है, और मैं कह सकता हूं कि L की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू m वैल्यू हो सकती है, लेकिन m से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बात ज़हन में रख लें। लेस देन और इक्वल टू m हो सकती है बट नेवर एक्सीड्स फ्रॉम L वैल्यू। इसका मतलब है हमने दो बातें सीखी। L वैल्यू हमेशा लार्ज होगी, सॉरी n वैल्यू हमेशा लार्ज होगी, और L वैल्यू और m वैल्यू इक्वल हो सकती है, और L वैल्यू m वैल्यू से स्मॉल भी हो सकती है। आइए ज़रा इस चीज़ को आगे एग्जाम्पल्स की मदद से पढ़ते हैं। आइए ज़रा ये देखो, सारे का सारा डिटेल आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। अब वो जो फॉर्मूला मैं शुरू में बता के आया था, क्या बोला? ये ऑर्बिटल्स की तादाद पता चलाने वाला फॉर्मूला, ये देखो जो मैंने आप लोगों से कहा था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अब आ गया है। क्योंकि याद रख लीजिएगा, जितनी आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज मिलेगी समझ जाइएगा उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे। क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर देता हूँ दोबारा से। ये देखो लिख देता हूँ कि जितनी नंबर ऑफ m वैल्यूज होंगी, देखो मैंने क्लियरली लिखा है, जितनी नंबर ऑफ m वैल्यूज होंगी, आगे मैं क्लियरली लिख रहा हूं उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि किसी भी सबशेल की m की वैल्यूज की तादाद अगर आपको पता है, दोबारा बोलो, किसी भी सबशेल के m की तादाद अगर आपको पता है तो समझ लो आपको उसके ऑर्बिटल्स के बारे में पता है। तो फॉर्मूला भी है आप लोगों के सामने है, जी मैंने लिख भी दिया है। तो फॉर्मूला टू फाइंड ऑर्बिटल्स या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल 2l+1 है। आइए जरा इसको अप्लाई भी करते हैं। ईच वैल्यू ऑफ m डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन या वेव लाइक इलेक्ट्रॉनिक मोशन 3 डायमेंशनल स्पेस अलोंग x, y, z एक्सिस। एक्चुअली स्लैश डाल के क्या लिख देता हूँ, ऑर्बिटल की बात हो रही होगी, एक्चुअली ऑर्बिटल। n1 L0 m ±0 = 0। a की वैल्यू आई, अब देखो m की नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करनी है आपने, सिर्फ 0 सिंगल वैल्यू। तो s सबशेल का एक ऑर्बिटल होगा,
और ये उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें जो यहाँ पे 2l+1 है, तो इसके पास एक ही ऑर्बिटल आ रहा है। दैट्स वाई जब भी एस सबशेल होता है तो उसमें मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट हो सकते हैं। अल्लाह ताला की तकसीम देखो, एक शख्स को घर में रहने के लिए कि कमरा मिला है और उसमें वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है अपने साथ, एक खुद होगा और एक साथ में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, गलत मत समझिएगा कुछ, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के सामने n = 2 कहता हूं, n की वैल्यू कितनी बताई? 2, दोबारा सुनना 2। अब l वैल्यू कैसे होगी? देखो l वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है n-1, सीधी सीधी बातें है मेरी जान। तो यहां पे l की वैल्यू आ गई है 1 और m की वैल्यू अब देखते हैं +-1 के फॉर्मूले के मुताबिक। देखिए m = +-l, तो ये आगे +-l का मतलब -1, 0 और +1। इसका मतलब है 3 वैल्यूज दिख रही हैं। पहली तो बात मुझे बताओ, L0 का मतलब S सबशेल था, तो 1 का क्या मतलब है P, 2 का क्या मतलब है D, ये तो बात तय होगी। अब S का एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन P के देखिए 3 ऑर्बिटल होते हैं, -1, 0, +1, P सबशेल विद 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी हमें 3 बता रहा है। अब देखो, ये जो L की वैल्यू थी ये 1 थी, L की वैल्यू 1 थी, तो M की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। इसका मतलब है जो L की वैल्यू है वो M के बराबर भी हो सकती है, यानी कि देखो +1 आ जाए, उससे कम 0 भी हो सकती है और कम -1 भी हो सकती है। तो ज़्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। तो मैं कह दूं कि L वैल्यू लेस देन और इक्वल टू M वैल्यू होती है, ऐसा इसके अलावा कुछ और मुमकिन नहीं है। उसके बाद देखें N3 हो, L2 हो, D सबशेल आया, M +-2 करूं तो ये टोटल 5 वैल्यूज बनती हैं जो कि D सबशेल को बताती हैं। और D सबशेल के ऑफ कोर्स कितने ऑर्बिटल्स बन रहे हैं? 5 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, जो कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको डिस्प्ले कर दूं। बिफोर दिस के मैं ये सारे ऑर्बिटल्स आपको दिखाऊं, मैं आप लोगों के सामने ये सारी पिक्चर्स एक्चुअली शो करना चाहता हूं। आप N4 को भी देख लो, L3 होगा, M +-3, टोटल 7 वैल्यूज आपको दिख जाएंगी ये। और अगर F सबशेल हुआ तो उसके 7 ऑर्बिटल्स होंगे, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन रखे थे, टोटल 14 ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये आ गई S, P, D और F की शेप्स। F की कॉम्प्लेक्स शेप होती है, इसलिए हमारे सिलेबस में उसकी डिटेल नहीं है। अब इन शेप्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँ। अक्सर आप में से बच्चों ने सुना होगा नोड और एंटी नोड। यार ये जो नोड और एंटी नोड का कॉन्सेप्ट है, ये फिजिक्स वाला और है, केमिस्ट्री वाला और है। तो ये फिजिक्स वाला कहीं ना यहाँ पे अप्लाई करने बैठ जाइएगा। ये देखो, ऑन अ स्टैंडिंग वेव नोड इज अ 0 एम्पलीट्यूड वाइल एंटी नोड इज अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट। ये देखो, ये स्टैंडिंग वेव में हमारे पास फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ये जो 0 एम्पलीट्यूड वाले हैं ये नोड्स हैं, और ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले हैं जो आपको दिख रहे हैं ये एंटी नोड्स है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये देखो, ये हमारे पास नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड। ये हो गया फिजिक्स वाला नोड और एंटी नोड। अब अक्सर केमिस्ट्री के हवाले से जो नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइए ज़रा आपको बताता हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ। और ये डेफिनेशन आपने अब भूलनी नहीं है। ऑर्बिटल होता है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। ऑर्बिटल का टोटली ऑपोजिट होता है नोड, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 होती है। कोई भी आपसे कहे कि व्हाट इज नोड, तो आपने कहना है द स्पेस और द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम नोड, मैक्सिमम ऑर्बिटल। यानी कि ऑर्बिटल और नोड एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। अब नोड्स की टाइप्स देखें, रेडियल नोड्स होते हैं, एंगुलर नोड्स होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। देखो कितना आसान कर दिया। अगर आपने फाइंड करना है नोड्स की टाइप, रेडियल नोड्स क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ, एंगुलर नोड्स क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ, लेकिन फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। n में से l माइनस करना है और साथ ही -1 कर दो, तो जो नंबर आपको मिलेगा ये नंबर आपको बताएगा रेडियल नोड्स। शायद पेपर में सवाल आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। और एंगुलर नोड या नोडल प्लेन पता चलाना हो तो वो सिंपल एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। आप कहेंगे सर बात कुछ समझ में नहीं आ रही, मैं कहता हूँ अभी समझा देता हूँ, इसमें इस तरह समझने वाली क्या बात है। लो जी, आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करना हो तो n-1 फॉर्मूला अप्लाई करना है। आइए ज़रा मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दूँ। ये देखो, ये इस वक्त आप लोगों के सामने s ऑर्बिटल की शेप्स डिस्प्ले हुई। ये वो रीजन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है,
और ये वो एरिया जहाँ पे मैं ये ज़रा रिंग सा बना रहा हूँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। इसका मतलब है ये वाला कहलाएगा ऑर्बिटल जहाँ पे मैक्सिमम है, और ये वाला कहलाएगा नोड। अब सर्कुलर शेप में रेडियल नोड होता है, ये देखिए आप लोगों के सामने। जैसे जैसे 1s से 2s से 3s की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो आपको अब याद रख लेना चाहिए, यहाँ पे भी सवाल आ जाता है तो क्या क्या बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ेगी, यस, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक हो बेटा। उसके बाद साइज इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। नोड्स इंक्रीज, बिल्कुल जी, नोड्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। एनर्जी इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है, नोड्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन शेप सेम रहेगी। तो इस तरह 1p 2p 3p वगैरह के वाले से भी याद रखिएगा। अब आपने ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं कि एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, 1s से 2s या 3s की तरफ जाएं, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, नोड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन शेप सेम रहेगी। अब देखो यहाँ पे आप लोगों के पास ये एक नोडल प्लेन नज़र आ रहा है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है, और ये बाद में फिर एक और ऑर्बिटल आ गया जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम एक ही। अब देखो आप लोगों के सामने ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये ऑर्बिटल है, ये जो सर्कल कर रहा हूँ ये क्या है, ऑर्बिटल। इसके दरमियान में ये जो किंगरियाँ सी नज़र आ रही हैं आपको, ये क्या है, नोड है। अब आगे चल के देखते हैं 3s में क्या होता है। ये देखो ऑर्बिटल, उसके बाद फिर ऑर्बिटल, उसके बाद फिर ऑर्बिटल, ठीक होगा बेटा। ये जो दरमियान में अब ये जो मैं वाइट सी स्पेस है जिसको मैं ये किंगरियों के साथ बना रहा हूँ, किंगरी कितना प्यारा वर्ड है, ये एक्चुअली क्या है, ये नोड्स है। तो देखो 3s में कितने नोड्स हुए, 2, और ये हमारे पास इस वक्त 2s है। 2s में कितने नोड्स हुए, 1, और 1s में कितने नोड हुए, 0। यानी कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम वाला कोई चक्कर नहीं। आप कहेंगे सर जी जरा फार्मूला तो पुट करो। लो जी पुत्र जी, ए फार्मूला है, रेडियल नोड अगर पता चलाने हो तो n-1 n-l-1 ये आ जाते हैं नंबर ऑफ नोड्स। आप कहेंगे सर जी ज़रा आगे चलें, यहाँ पे अप्लाई करके दिखाएं। यार एक तो आप लोगों को यकीन नहीं आता। फॉर्मूला है n-l-1 इज इक्वल टू नोड्स आ जाएंगे। आप कहेंगे सर फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करें 1s, तो जी इसके साथ देखो 1s के साथ ये जो 1 लिखा हुआ है ये पता है किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। और साथ में s के लिए l वैल्यू आपको पता है कि 0 होगी, जो भी हम लोगों ने पढ़ रही है। तो n वैल्यू लिखूँ यहाँ पे 1 -0 -1, हाँ जी -1, और ये -1 क्या हो गया 0, तो यहाँ पे 0 नोड्स आ गए। आप कहेंगे सर यहाँ अप्लाई करें, यार इधर कर लो। n की वैल्यू 2 नज़र आ रही है, 2 माइनस l की वैल्यू क्या है 0, -1 करो तो क्या आ गया 1। 3s के लिए देखो 3 - 0 -1 इज इक्वल टू 2। तो ये मैंने आपके सामने 2 नोड्स, ये 1 नोड और ये 0 नोड कैलकुलेट करके बताया। तो इस तरह से आप नोड और एंटी नोड का पता चला सकते हैं। ये था रेडियल नोड स्फेरिकल शेप के लिए। इसी तरह ये हमारे पास नोडल प्लेन होता है जो कि p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है। ये देखें, ये आप लोगों के सामने इस वक्त नोडल प्लेन आपको दिख रहा है, ये नोडल प्लेन है, ये नोडल प्लेन है। तो ये अब नोडल प्लेन कैसे फाइंड करते हैं, एंगुलर नोड को नोडल प्लेन कहते हो। ये p ऑर्बिटल के लिए एप्लीकेबल है, जितनी l वैल्यू होती है उतने ही उसके नोडल प्लेन होते हैं। अब आप लोगों से मैं अगर ये कहता हूँ कि p के लिए l वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर जी 1। तो इसका मतलब है p के जो नोडल प्लेन या एंगुलर नोड होंगे उनकी तादाद होगी 1। ये आपके सामने देखो, ये 1 आपको नज़र आ रहा है। अगर आप s ऑर्बिटल के नोडल प्लेन देखना चाहते हैं, आप कहेंगे सर l की वैल्यू 0, तो इसका मतलब s के लिए अगर मैं नोडल प्लेन कहूँगा तो क्या हो जाएंगे 0। तो 0 नोडल प्लेन, लेकिन रेडियल ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा। 0 नोडल प्लेन, ये किसकी बात हो रही है, दोबारा सुनो, s की बात हो रही है। आप कहेंगे सर कैसे पता चला, l की वैल्यू 0। और इसी तरह नोडल प्लेन p के केस में देखोगे तो क्या निकलेगा 1 निकलेगा। तो ये फॉर्मूले बड़े काम के मैंने आपको बता दिए। रेडियल नोड पता चलाना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, n-1 -1। एंगुलर नोड या नोडल प्लेन पता चलाना हो तो सिंपल l वैल्यू, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने हो तो n-1 फॉर्मूला लगा दो तो आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये जो टोटल नोड्स वाला फॉर्मूला ये ज़रा 3s पर अप्लाई करें। बेटा कर लो 3s पर अप्लाई। फॉर्मूला है n-1। अब यहाँ पे 3s के लिए n की वैल्यू क्या लिखी हुई है 3,
माइनस एस के लिए एल वैल्यू, अब देखो आप लोगों ने -1 कर देना तो क्या आ जाएगा 2, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे टोटल 2 नोड्स आपको मिल रहे होंगे, जिसमें सिर्फ रेडियल नोड्स जो है वो होंगे, एंगुलर नोड्स उसमें मौजूद नहीं होंगे। तो P के लिए एंगुलर होता है और S के लिए रेडियल नोड होता है। तो ये नोड क्या था, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिनिमम, और ऑर्बिटल क्या था, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। लो भी बच्चों, ये कुछ आप लोगों को शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स के हवाले से बता दिया। अगर तो ओरिएंटेशन आप लोगों के सामने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो तो पी एक्स होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो तो पी वाई होगा, जी एक्सिस के अलॉन्ग हो तो जी ये होगा। ये देखो ये पी जी आ गया, ये पी वाई आ गया और ये पी एक्स आ गया। तो ये हमारे पास हर एक्सिस के अलॉन्ग स्पेसिफिक ओरिएंटेशन की बेस पर ये सारी की सारी बातचीत होती है। ये रही डी ऑर्बिटल्स की शेप आप लोगों के सामने। जिस तरह हम लोगों ने डी ऑर्बिटल्स की 5 वैल्यूज निकाली थी, अब मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर L इज इक्वल टू 2 हो तो M इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 देखें तो हमारे पास आता है जी -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये सारी आप लोगों के सामने आ गई 5 वैल्यूज। अब ये देखिए आप लोगों के सामने टोटल 5 शेप्स भी आ गई है। जो डबल डम्बल शेप्ड है ये किसकी होती है, डी की। लेकिन याद रख लीजिएगा डी जी स्क्वायर की शेप बाकी डी ऑर्बिटल से डिफरेंट होती है। ये है इसका कॉलर और ये है इसका डंबल। तो कोई भी आपसे कहे डी जी स्क्वायर की शेप तो आपका आंसर होना चाहिए डंबल विद अ कॉलर। जस्ट लाइक ए कॉलर इज सराउंडिंग माय नेक, दैट्स just like that here in this d orbital a dumbbell is surrounded by this again a collar, so that's why dz square की shape है dumbbell with a collar। अब देखो dxy किसे कहना है आपको बता देता हूँ। ये xy और z एक्सिस पर देखें, ये थोड़ा सा आपको x एक्सिस को टच मिलेगा यहाँ पे, ठीक है बेटा, और थोड़ा सा आपको y एक्सिस को टच मिलेगा। ये शेप्स मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा हूँ। ये देखो ये ज़्यादा क्लोजर x और y के होंगे। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो ये y को टच कर रहा है, ये x को टच कर रहा है, ठीक होगा जी। z से ज़रा दूर है। dxy में क्या होगा, ये देखो dxy में या तो x टच हो रहा होगा। आप देखो dyz, आप कहेंगे सर यहाँ पे dyz था तो आपने इसको dxy बता दिया। मैं इसको ज़रा दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। हेयर कम्स द इरेजर। अब ज़रा आप लोगों ने समझना है इसको ताकि ये भी आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ये है फॉर एग्जांपल डी वाई जी। इसकी एक्यूरेट शेप क्या होगी, बुक्स में हमारी शेप्स गलत बनी, मैं अब आप एक्यूरेट बनाता हूँ। वाई एक्सिस को टच करो और जी एक्सिस को टच करो। लो जी थोड़ा सा जी एक्सिस को टच करते हैं, ये देखें, ओके, और थोड़ा सा वाई एक्सिस को टच करते हैं। लो जी मैंने वाई एक्सिस को भी टच कर दिया। बस आपने इस चीज़ को ज़हन में रख लेना कि जिस एक्सिस की ओरिएंटेशन की बात हो रही है उसके ज़्यादा क्लोजर होना चाहिए उसको। लाइक अब देखो डी एक्स और वाई में देखो ज़्यादा किसको टच करेंगे जनाब, वाई को, और ऑफ कोर्स एक्स को। अब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये शेप गलत है। इसमें ये जो है ना, मैं कलर चेंज करके इसको आपके सामने बता देता हूँ कि भाई ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो x और y को टच कर रहा है। अब आप कहेंगे सर हमें थोड़ी बहुत समझ तो आ गई है, तो अब dxz कैसा होना चाहिए, x और z को टच करता हुआ ऊपर नहीं। लो जी मैंने अब x को टच करवाना है, ये देखो ये x टच हुआ और उसके बाद ये देखो ये z एक्सिस टच हुआ, वाई नहीं टच होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने 3 डायमेंशनल पे जो है वो शेप बना दी, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या होना है, माइनस का साइन आपको दरमियान में दिख जाता है। इसमें टच नहीं होगा, इसमें बिल्कुल एक्सिस के ऊपर होगा। ये देखो मुकम्मल एक्स एक्सिस कवर्ड, आप कहेंगे सर कवर्ड, मुकम्मल वाई एक्सिस कवर्ड, सर कवर्ड। ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो जाए। आप कहेंगे सर अब हमारे लिए पहचानना बड़ा आसान है। फॉर एग्जाम्पल समझाने के बाद समझ कितनी आई चेक करना हो तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि डी एक्स वाई की शेप कैसी होनी चाहिए। आप कहेंगे सर ज़रा कलर चेंज करें, हाइलाइटर लाएं, ज़रा थोड़ा सा एक्स एक्सिस को टच करें एक डंबल, और एक थोड़ा सा वाई एक्सिस को टच करें, तो सर ये शेप होगी एक्स वाई की। समझ गए हो बात को।
जब टच होना है तो दो एक्सिस इकट्ठे एक्स वाई लिखा जाएगा, जब बिल्कुल एक्सिस के ऊपर है तो आपको फिर स्क्वायर देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर बिल्कुल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर लोब्स बन रहे हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद लोब्स को स्क्वायर के साथ जाना जाएगा। लो जी बच्चा पार्टी, ये बात आप लोगों को अगर मैंने समझा दी है तो ये आगे एफ की शेप्स हैं जो इवन दो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इनको स्किप कर दूँ तो ये सारी की सारी आप लोगों के सामने सिचुएशंस हैं, इसको अच्छे तरीके से ज़हन में रखो। एसपीडीएफ ऑर्बिटल की शेप्स आपको बता दी। एट दी एंड थोड़ी सी बात स्पिन क्वांटम नंबर की करते हुए आप लोगों के साथ जो है वो आगे बढ़ूंगा। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे जो है वो बताए जाते हैं। लो जी, ये स्पिन क्वांटम नंबर के बाद थोड़ा सा आप लोगों के साथ क्वांटम नंबर्स की रैपिंग कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लेके जाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लेके जा रहा हूँ स्पिन क्वांटम नंबर और सारे क्वांटम नंबर्स का एक ओवरव्यू। वो चीज़ इसमें आ जाएगी कि अगर n की वैल्यू 3 हो तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बना रहा हूँ। तो काइंडली वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो फॉर द पर्पज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर and also an overview of all the quantum numbers. Bye.